लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स संविदा विधि। भारतीय संविधान नियम 1872 की एक महत्वपूर्ण टॉपिक को हमने आरुष लॉ क्लासेस के माध्यम से आपको देने का प्रयास कर रहा हूं और मुझको आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप इसको लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आपके हित की होगा। प्रपोजल या ऑफर। प्रपोजल मीन्स होता है, हिंदी होती है प्रस्तावना, ऑफर का हिंदी होती है प्रस्ताव। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 2A में, जैसा कि हमने लिखा है 2A में, इसको परिभाषित किया गया है कि प्रपोजल प्रस्ताव है क्या चीज। मैं वेयर एक्ट की वर्डिंग भी बता दे रहा हूं, जहां की वचनदाता कोई व्यक्ति से इस आशय से, इस उद्देश्य से अपने वचन को किसी व्यक्ति के सामने रखता है कि वह हमारे वचन को स्वीकार करे, तो उसे हम प्रस्ताव कहा जाता है, उसे हम प्रस्ताव कहते हैं। अब इसमें आता है, एक कहता है जनरल प्रस्ताव। इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा बताने का मेन पर्पस है जनरल प्रस्ताव ही, और इसकी डिफिनीशन हम अगले लेक्चर में भी बता चुके हैं, अगले वीडियो में। समान प्रस्ताव या समान ऑफर है क्या चीज। समान प्रस्ताव, समान ऑफर मीन्स ऐसा ऑफर, ऐसा प्रस्ताव जो सामान्य जनता से की जाती है, सामान्य पब्लिक से की जाती है, जनमानस से की जाती है, ऐसे प्रस्ताव को हम सामान्य प्रस्ताव या जनरल ऑफर कहते हैं। ठीक है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ जो लाइन है वो ये है कि सामान्य प्रस्ताव या जनरल प्रस्ताव समाज का कोई भी व्यक्ति उसको स्वीकार कर सकता है, और ऐसे प्रस्ताव में सिर्फ प्रस्थापना में अगर कंडीशन है, शर्तें हैं, तो उस शर्तों का पालन करना ही संविदा की पूर्णता के लिए आवश्यक है। यहाँ संसूचना प्रस्तावों को दिया जाना आवश्यक नहीं है। अब इस चीज को हम क्लियर करते हैं। कार्लिल बनाम स्मॉल बाल कंपनी, क्यून बेंच 1903 पे संख्या 256 पर। इस केस के माध्यम से, वेरी इंपॉर्टेंट केस है, वेरी लीडिंग केस है। इस केस में है क्या चीज, कार्लिल बनाम स्मॉल बाल कंपनी एक लिमिटेड कंपनी है और एक दवा का निर्माण करती है, और उसने कहती है कंपनी कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी के दिशा निर्देश के अनुसार कंपनी द्वारा बनाए गए दवा का 3 बार प्रतिदिन 2 सप्ताह यूज करता है, तो वह इन्फ्लुएंजा रोग से अगर पीड़ित है तो वह उससे मुक्ति पा सकता है। ऐसा कंपनी ने गाइडलाइन जारी किया, दिशा निर्देश दिया अपने दवा को यूज करने के लिए। अब इसमें होता है, एक लेडीज मिसेज कार्लिन ने कंपनी के दिशा निर्देश के अनुसार, कंपनी के बताए हुए गाइडलाइन के अनुसार उस दवा का 3 बार प्रतिदिन 2 सप्ताह यूज की, और इसके बावजूद भी वह इन्फ्लुएंजा रोग से पीड़ित रही, मुक्ति नहीं पाई। और जब ऐसा हुआ तो उसने कंपनी के ऊपर क्या किया, मुकदमा किया। क्यों किया, क्योंकि कंपनी जो दिशा निर्देश दी थी, उसने कहा था कि अगर कोई दवा से ठीक नहीं होगा तो कंपनी उसको 100 पाउंड देगी, और इस 100 पाउंड देने की बात तो कही ही थी, कुछ पैसा, कुछ धन कंपनी ने एयरलाइंस बैंक में जमा भी कर दिया था, अग्रिम सिक्योरिटी के रूप में जमा हो गया था। इसके बावजूद जब वह स्प्लेंडा रोग से पीड़ित नहीं हुई, मिसेज कार्लिल ठीक नहीं हुई, तो उसने कंपनी के ऊपर मुकदमा किया। अब कंपनी के समक्ष एक विचारणीय प्रश्न, कोर्ट के समक्ष एक विचारणीय प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या मिस्टर कार्लिल और कंपनी के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि अगर इस चीज का ये पता चल जाता कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि नहीं हुआ, तो सलूशन निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। तो न्यायालय ने जब तथ्य, साक्ष्य, सबूत लिया, यानी आप कह सकते हैं कि समझ, साक्ष्य, सबूत और गवाहों के देखने के बाद कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि मिस्टर कार्लिल और कंपनी के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अच्छा, इसके बाद कोर्ट कहती है, क्योंकि सामान्य प्रस्ताव है, सामान ऑफर है, और सामान ऑफर में सिर्फ प्रस्ताव की शर्तों का पालन किया जाना ही आवश्यक है, और मिस्टर कार्लिन ने शर्तों का पालन कर लिया। लेकिन कंपनी की तरफ से, कंपनी के अधिवक्ता की तरफ से बचाव का क्वेश्चन ये था कि हमारे और मिस्टर कार्लिन के बीच कोई संविदा नहीं। क्यों नहीं हुई,
क्योंकि मिस्टर कालील ने हमारे दिशा निर्देशानुसार अगर हम मान भी लेते हैं दवा को यूज किया तो हमको सूचना नहीं दी। तो न्यायालय ने कहा कि नो, ऐसा नहीं है। सामान्य प्रस्ताव में सिर्फ प्रस्ताव की शर्त को स्वीकार कर लेना ही संविदा का निर्माण करता है और स्वीकृतकर्ता द्वारा यानी मिस्टर कार्लिल द्वारा आपको सूचना दिया जाना आवश्यक नहीं है। अतः मिस्टर कार्लिल और कंपनी के बीच संविदा का निर्माण होता है और मिस्टर कार्लिल यहाँ प्रतिकर प्राप्त करने की हकदार है। ऐसा न्यायालय का डिसीजन रहा। इस प्रकार से जनरल प्रस्ताव क्या है और जनरल प्रस्ताव में संविदा कब पूर्ण होती है आपने देखा, ठीक है। और यहाँ सिर्फ शर्तों का पालन किया जाना ही आवश्यक है, यहाँ सूचना देना आवश्यक नहीं है। तो इसी शब्दों के साथ हमको लगता है कि सामान्य प्रस्ताव अब यही जो है पूरा होता है और इसके माध्यम से ये सामान्य प्रस्ताव जो है क्लियर हो जाता है। ओके, थैंक यू। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट संविदा विधि की पहली जो हमने टॉपिक बताया आज के इस लेक्चर में सामान्य प्रस्ताव। सामान्य प्रस्ताव है क्या चीज और उसके साथ हमने केस बताया कार्लिल बनाम स्मॉल बाल कंपनी के माध्यम से कि कब जो है सामान्य प्रस्ताव संविदा का रूप लेता है, ठीक है। दूसरी जो महत्वपूर्ण आती है टॉपिक वह है स्पेसिफिक ऑफर, विशिष्ट प्रस्ताव। विशिष्ट प्रस्ताव किसे कहा जाता है? सबसे पहले तो क्वेश्चन यही उत्पन्न होता है कि विशिष्ट प्रस्ताव है क्या चीज। विशिष्ट प्रस्ताव एक ऐसा प्रस्ताव है, ऐसा प्रपोजल है जो किसी विशेष व्यक्ति से ही किया जाता है या विशेष वर्ग से ही किया जाता है या विशेष समूह से ही किया जाता है या विशेष समुदाय से ही किया जाता है। एक बार फिर, विशिष्ट प्रस्ताव ऐसा प्रस्ताव है जो किसी विशेष व्यक्ति, स्पेशल समूह, स्पेशल सोसाइटी से ही किया जाता है, उसे विशिष्ट प्रस्ताव कहा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात ये है यहाँ ये है, ध्यान देने की बात ये है कि विशिष्ट प्रस्ताव को अगर कोई दूसरा व्यक्ति स्वीकार कर लेता है यानी एक्सेप्ट कर लेता है तो संविदा पूर्ण नहीं होती है। विशिष्ट प्रस्ताव को उसी व्यक्ति द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए जिससे वो की जाती है, तभी संविदा का निर्माण होता है, अदरवाइज संविदा का निर्माण नहीं होता है। जैसा एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूं। ए नामक व्यक्ति बी नामक व्यक्ति से एक प्रस्ताव करता है। ए नामक व्यक्ति बी नामक व्यक्ति से एक प्रस्ताव करता है और प्रस्ताव पत्र के माध्यम से करता है। यहाँ ए प्रस्तावक है और बी स्वीकृत करता है, यानी ए प्रपोजल है और बी एक्सेप्टेंस करता है, स्वीकृत करता है। प्रस्ताव क्या करता है? अपनी कार बेचने के लिए ए बी से कहता है कि मैं अपनी कार 25,000 रुपए में आपको बेचूंगा। किसको? बी को। और यह प्रस्ताव बी द्वारा स्वीकार किए जाने से पहले बी की डेथ हो जाती है। बी की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। और इस प्रस्ताव को चूंकि पेपर के माध्यम से हो रहा है, पत्र के माध्यम से हो रहा है, जब बी की डेथ हो जाती है तो इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है बी का पुत्र सी। हमने यहां लिखा है बी का पुत्र सी स्वीकार कर लेता है इस प्रस्ताव को। अब यहां महत्वपूर्ण चीज है, क्या ए और सी के बीच एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ या नहीं हुआ? ए और बी के बीच संविदा हुई कि नहीं हुई? इसी एग्जाम्पल को अगर आप समझ गए तो विशिष्ट प्रस्ताव को समझ जाएंगे। क्योंकि यहाँ ए और सी के बीच कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, यानी कोई भी संविदा नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? रीजन क्या है? रीजन ये है कि चूंकि ए ने जो प्रस्ताव किया है पत्र के माध्यम से किया है, वह किससे किया है? बी से किया है। और प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने से पूर्व बी की डेथ हो जाती है, यानी प्रस्ताव स्वीकार करने से पहले बी की डेथ हो जाती है, बी मर जाता है और उसका पुत्र प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। क्योंकि 3 लाख 2.5 लाख की जो सेकंड हैंड की कार हो 25,000 में मिल रही, उसने स्वीकार कर लिया और सोचा कि अब हम गाड़ी ले लेंगे, संविदा तो हो ही गई। बाद में जब के ऊपर मुकदमा लाता है तो न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न ये है, जैसा कि कार्बोलिक में था, कि क्या ए और सी के बीच संविदा हुई कि नहीं, कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि नहीं हुआ? तो न्यायालय ने कहा कि भाई ए और बी के बीच संविदा नहीं, ए और सी के बीच संविदा
नहीं हुई, क्योंकि ये क्या संविदा है, विशिष्ट प्रस्ताव है, और विशिष्ट प्रस्ताव को वही व्यक्ति स्वीकार कर सकता है जिससे वो की जाती है। इस प्रकार से एक एग्जाम्पल हमने बताया कि ए और सी के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट यहाँ नहीं। इस प्रकार से हमने आपको बताया कि जनरल प्रस्ताव क्या है और स्पेसिफिक प्रस्ताव क्या है, और दोनों कब संविदा का रूप लेते हैं। ओके, थैंक यू। इन्हीं शब्दों के साथ ये लेक्चर समाप्त।